आज हम सब क्लास में अपना यूनिट 6 उपन्यास जो हमारा है उस पर प्रश्नोत्तरी करेंगे, पीवाईक्यू करेंगे। पीवाईक्यू के सारे प्रश्न हम सब करेंगे क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारे यूनिट 5 से लेकर के 10 तक में जो हमारे 6 यूनिट पढ़ते हैं वहां से 50 से 60% क्वेश्चन आने लगा है आजकल के नए पैटर्न में। तो आजकल के नए पैटर्न में जो क्वेश्चन आ रहे हैं हम सब उन्हीं को प्रैक्टिस करेंगे और व्याख्या के साथ समझते भी चले जाएंगे। तो आप सब एक काम कीजिएगा, कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा ताकि जो चीजें आपके कॉपी में पहले से नोट हो या किताब में भी पहले से नोट हो लेकिन फिर भी आपको नया लगे तो उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे किसी का प्रकाशन वर्ष हो गया, किसी का विषय वस्तु हो गया, किसी के पात्र हो गए या किसी के विषय में मैं बताई तो उसको फिर नोट करते चलिएगा। रफली जल्दी जल्दी नोट करेंगे तो बहुत फायदा होगा। ठीक है, लिखने से और ज्यादा दिमाग में हमारा बहुत सारी चीजें चली जाती है और हम सब चीजों को और बेहतर से याद रख पाते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम सब। सबसे पहले जो हमारे सिलेबस में 13 उपन्यास दिए गए हैं, पहले उन उपन्यासों को और उनका प्रकाशन वर्ष पहले एक नजर में देख लेते हैं। पहला उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी, 1870 ईस्वी। सिलेबस आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए, याद होना चाहिए कि अगर कोई कुछ भी सिलेबस का मतलब कोई भी उपन्यास का नाम ले लिया जाए तो आप तुरंत ही बता सके कि हाँ ये हमारे सिलेबस में है या नहीं है। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। देवरानी जेठानी की कहानी 1870, परीक्षा गुरु 1882, गोदान 1936 ईस्वी। 1936 ईस्वी में ही किन्हीं का जन्म हुआ है बताइएगा तो। 1936 ईस्वी में बहुत सारे काम हुए हैं पर कौन से कवि है जिनका जन्म हुआ है? धूमिल का जन्म हुआ है। बहुत अच्छे, ठीक है, धूमिल का जन्म हुआ है। 1936 में प्रेमचंद की मृत्यु हुई है। 1937 में जयशंकर प्रसाद की मृत्यु हुई है। चलिए, शेखर एक जीवनी भाग 1 1940, कहीं कहीं आपको 41 भी मिल सकता है लेकिन 1940 आप याद रखेंगे। इनका दूसरा भाग आता है 1944 ईस्वी में। शेखर एक जीवनी का दूसरा भाग आया 1944 ईस्वी में। जो हमारे अज्ञे जी है वो चाह रहे थे कि मैं शेखर एक जीवनी को 3 भागों में लाऊंगा। ठीक है, भूमिका में ये स्वयं लिखते हैं कि शेखर एक जीवनी के 3 भाग आपको देखने को मिलेंगे लेकिन ये पहला भाग और दूसरा भाग ही लिख पाए, तीसरा भाग फिर नहीं लिख पाए। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी, ये भी रचना अधूरी है एक तरह से, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी बता देते हैं, कहते हैं कि ये रचना पूरी नहीं हो सकी, ये अधूरी ही रह गई है। पूजा करिए 10 वर्ष, हाँ शेखर एक जीवनी को लिखने में 10 वर्ष समय लगा, उसे भी याद रखिएगा, भूमिका में ही लिखा गया है। फणीश्वर नाथ रेणु मैला आंचल 1954 ईस्वी। मैला आंचल उपन्यास है जिन्हें पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है और मैला आंचल की भूमिका में ही सबसे पहले आंचलिक शब्द का प्रयोग किया गया। फिर झूठा सच 1958 ईस्वी में। झूठा सच विभाजन और सांप्रदायिकता की पृष्ठभूमि को अपना करके लिखा गया है। अमृतलाल नागर मानस का हंस, मानस का हंस 1972 ईस्वी। अब आइए तमस, तमस 73, नाम से ही मतलब दोनों से हमें प्रकाशन वर्ष याद हो जाएगा, ता से तमस ता से 73, तो तमस 73 भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया है। इसकी भी पृष्ठभूमि विभाजन और सांप्रदायिकता की पृष्ठभूमि है। तो झूठा सच और तमस दोनों में विभाजन और सांप्रदायिकता की पृष्ठभूमि उठाई गई है। अब है राग दरबारी और दोनों में पंजाब क्षेत्र का ही वर्णन है, ये भी बात याद रखिएगा, दोनों में पंजाब क्षेत्र का ही वर्णन है। राग दरबारी, राग दरबारी 1968 ईस्वी में श्रीलाल शुक्ल के द्वारा लिखा गया। ये एक व्यंग्यात्मक उपन्यास है। कैसा? तो व्यंग्यात्मक उपन्यास है। इसमें हास्य को सबसे आगे सामने रख करके समस्याओं पर ध्यान दिलाया गया है। ठीक है, व्यंग्य प्रधान उपन्यास ये कहा गया है। इसके केंद्र में शिवपालगंज है और मैला आंचल के केंद्र में मेरीगंज है। अब आइए जिंदगी नामा, जिंदगी नामा 1969 ईस्वी में लिखा गया। पूजा क्या बता रही है? ठीक है, राग दरबारी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और जिंदगी नामा को भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला।
और दोनों के साथ एक बात कॉमन है कि दोनों का जब प्रकाशन हुआ तो प्रकाशन के 1 वर्ष बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, यानी कि 1968 ईस्वी में लिखा गया तो 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। जिंदगी नामा 1979 में लिखा गया तो 1980 में इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। ठीक है, दोनों रचनाओं को। और कृष्णा शोभती वो पहली महिला बन जाती है जिन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिलता है। और ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिलता है, जो पहली महिला बनती है वो है महादेवी वर्मा। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त पहली महिला महादेवी वर्मा। और साहित्य अकादमी प्राप्त है किनको? कृष्णा शोभती को, जो पहली महिला है। आपका बन 1971 में लिखा गया मनु भंडारी के द्वारा। मनु भंडारी के द्वारा आपका बंटी लिखा गया। बंटी जो 8 वर्ष का है, वो बंटी इस पूरे उपन्यास के केंद्र में है। तलाकशुदा माता पिता के अलग हो जाने पर बंटी की क्या स्थिति हो जाती है, इसी को दिखाया गया है। धरती धरना अपना 1972 ईस्वी में लिखा गया, जगदीश चंद्र के द्वारा लिखा गया है। और धरती धरना अपना उपन्यास ये किस विषय पर लिखा गया, बताइए आप लोग, मैसेज कीजिए। हाँ, महादेवी को तो यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। दलित विमर्श पर ये आधारित है, धरती धरना अपना। ठीक है, जगदीश चंद्र इसे लिखने वाले हैं। तो हम लोग मुख्य रूप से विषय और एक समय देख लिए कि कौन सा उपन्यास कब लिखा गया। अब आते हैं पीवाईक्यू पर। ठीक है, और बहुत पीछे वाला पीवाईक्यू नहीं देखेंगे हम लोग, 2022-23 में जो पूछा गया है लगभग उन्हीं प्रश्नों को, जो नए पैटर्न में पूछे जा रहे हैं उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है, मेरठ में सर्वसुख नामक एक अग्रवाल बनिया था। इस वाक्य से आरंभ होने वाली कथाकृति कौन सी है? सभी का जवाब आ गया। जवाब आ गया देवरानी जेठानी की कहानी, और ये बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, देवरानी जेठानी की कहानी। जल्दी से प्रकाशन वर्ष सभी बता दीजिए। देवरानी जेठानी की कहानी का प्रकाशन वर्ष बिल्कुल 1870 ईस्वी। अभी हम लोग देखे थे 1870 ईस्वी देवरानी जेठानी की कहानी का प्रकाशन वर्ष। पंडित गौरी दत्त के द्वारा ये लिखा गया है। अब बताइए, इसको पहला उपन्यास किसने माना? क्योंकि पहला उपन्यास मानने वालों में भी देवरानी जेठानी की कहानी का नाम आता है। हाँ, बहुत अच्छे। तो हम सब याद किए हुए हैं, ऐसे याद रखिएगा कि देवरानी और जेठानी एक दूसरे को राय देती है, एक दूसरे को राय देती है ना, राय देती है, यानी गोपाल राय। कौन इनको पहला उपन्यास मानेंगे? तो गोपाल राय इन्हें पहला उपन्यास मानेंगे। उसके बाद एक हम लोग राय कृष्ण दास को भी पढ़े हैं। तो राय कृष्ण दास पहली कहानी मानते हैं दुलाई वाली को। ठीक है, तो गोपाल राय और राय कृष्ण दास में कंफ्यूजन मत कीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए कि गोपाल राय देवरानी जेठानी की कहानी को पहला उपन्यास मानते हैं और दुलाई वाली कहानी को पहली कहानी मानते हैं राय कृष्ण दास। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं वामा शिक्षक। वामा शिक्षक का प्रकाशन वर्ष बता दीजिए। ये सब शुरुआत वाले उपन्यास है, सभी का प्रकाशन वर्ष आपको याद रखने पड़ेंगे। वामा शिक्षक 1972 ईस्वी। ठीक नहीं, 1872। 1900 कहाँ से आ जाएगा, 1872 ईस्वी। ठीक है, वामा शिक्षक 1872 ईस्वी में। और इसमें याद रखिएगा, जो शिक्षक होते हैं वो हमें कल्याण के मार्ग पर ले जाते हैं, हमारा कल्याण करते हैं, और शिक्षक हमारे ईश्वर के ही तो रूप है। तो वामा शिक्षक के लेखक कौन हो जाएंगे? ईश्वरी प्रसाद और कल्याण राय। ठीक है, ईश्वरी प्रसाद और कल्याण राय वामा शिक्षक के लेखक हो जाएंगे। अब आइए भाग्यवती। तो भाग्यवती श्रद्धाराम फुल्लौरी के द्वारा लिखा गया, श्रद्धाराम फुल्लौरी के द्वारा 1877 ईस्वी में। कब लिखा गया? 1877 ईस्वी में, श्रद्धाराम फुल्लौरी के द्वारा। अब है निसहाय हिंदू। निसहाय हिंदू, निसहाय हिंदू, इसका प्रकाशन वर्ष 1890 ईस्वी। ठीक है, 1890 ईस्वी। और एक खास बात यहाँ नोट कर लीजिएगा कि निसहाय हिंदू लिखा गया था पहले ही, लेकिन प्रकाशन हुआ बाद में। तो लिखा कब गया था? तो ये लिखा गया था लगभग 1881 ईस्वी में ही। 1881 ईस्वी में ही ये लिखा जा चुका था,
इसीलिए कहा जाता है कि परीक्षा गुरु से पहले ही निस्सहाय हिंदू लिखा जा चुका था। परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष 1882 ईस्वी है। परीक्षा गुरु जो पहला एक मौलिक उपन्यास माना गया है हिंदी साहित्य का, शुक्ल जी जिन्हें पहला उपन्यास मानते हैं, तो उससे पहले ही निस्सहाय हिंदू लिखा जा चुका था, लेकिन इसका प्रकाशन वर्ष हुआ देर से। अब इसके लेखक कौन है? तो लेखक का नाम ऐसे जोड़ के याद रखिएगा कि निस्सहाय हिंदू में निस्सहाय कौन हो जाती है? निस्सहाय राधा हो जाती है जब श्री कृष्ण उन्हें छोड़कर चले जाते हैं, तो राधा कृष्ण दास निस्सहाय हिंदू के लेखक हो जाएंगे। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए अब। ये भी आसान प्रश्न है। पार्वती, सुखदेई, दौलत राम और छोटे छोटे राम भी इसको कह सकते हैं, निम्नलिखित में से किस कथाकृति के पात्र हैं? किस कथाकृति के? डी। सभी लोग डी कह रहे हैं। बिल्कुल, देवरानी जेठानी की कहानी के पात्र हैं। ये चारों भाई बहन हैं, ठीक है, ये चारों भाई बहन है। पार्वती सबसे बड़ी बहन, सुखदेई सबसे छोटी बहन, दौलत राम बड़ा भाई और छोटे लाल या छोटे राम छोटा भाई है। ठीक है, क्या है? छोटा भाई है। इनके पिताजी का नाम बता दीजिए। पिताजी के नाम पर भी प्रश्न पूछे गए हैं। इनके पिताजी का नाम? लाला सर्वसुख, बिल्कुल लाला सर्वसुख। लाला सर्वसुख लाल इनके पिताजी का नाम है। माताजी के नाम का उल्लेख नहीं हुआ है। और जो दौलत राम है, इनकी पत्नी का क्या नाम होता है? इनकी पत्नी का नाम होता है ज्ञानो। ठीक है, दौलत राम की जो पत्नी होती है वो जेठानी बनती है, और जेठानी बनती है तो इनकी पत्नी का नाम होता है ज्ञानो। नाम याद रखिएगा, अगली बार हो सकता है स्त्री पात्र से पूछ ले। ठीक है, और छोटे राम की पत्नी का क्या नाम होता है? छोटे राम या छोटे लाल कह लीजिए, उनकी पत्नी का क्या नाम है? आनंदी। यही है देवरानी, यही है देवरानी। इन्हीं दोनों के नाम पर तो पूरे उपन्यास का नाम पड़ा है, क्योंकि देवरानी जो आनंदी है ये पढ़ी लिखी होती है, जो आनंदी है वो पढ़ी लिखी होती है, जो ज्ञानो है वो पढ़ी लिखी नहीं होती है। अब एक चीज बताइए, हमारे सिलेबस में और कौन सा उपन्यास है जिसमें ज्ञानो नामक पात्र आई हुई है? कौन सा उपन्यास है जिसमें ज्ञानो नामक पात्र आई हुई है और वो ज्ञानो कथा की नायिका है? कोई गौण पात्र नहीं है बल्कि नायिका है धरती धरना अपना उपन्यास की। बहुत अच्छे, ठीक है, धरती धरना अपना उपन्यास की नायिका है ज्ञानो। काली और ज्ञानो नायक और नायिका हैं। चलिए, यहाँ पर देवरानी जेठानी में लड़ाई होती है, उसके बाद अंतिम में दिखाया गया है कि दोनों अलग हो जाते हैं। ठीक है, और जो पार्वती है इसका विवाह दिल्ली में हो जाता है, सुखदेई का विवाह एक कबाड़ी वाले के साथ हो जाता है, दोनों अपने ससुराल चले जाते हैं, और दौलत राम और छोटे राम बचते हैं। तो ये दोनों फिर इनके पिताजी की जब मृत्यु हो जाती है तो दोनों फिर अलग हो जाते हैं। अलग हो जाते हैं तो ये जो जेठानी है ज्ञानो, अपने घर घर के हिस्से से चौखट भी उखाड़ के ले जाती है। ठीक है, चौखट तक नहीं छोड़ती है बंटवारा होने के बाद। चलिए अब अगला प्रश्न है। शीतला माँ के नाराज हो जाने के भय से लोग बच्चों को चेचक का टीका तक नहीं लगवाते थे। यह प्रसंग निम्नलिखित में से किस उपन्यास में वर्णित है? देवरानी जेठानी की कहानी, रहस्य कथा, परीक्षा गुरु, श्यामा स्वप्न। चलिए सभी लोग ए जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल, ए हमारा सही है। देवरानी जेठानी की कहानी, इसी उपन्यास में ये प्रसंग, ये कथन आया हुआ है। अब यहाँ शीतला माँ कौन है? तो शीतला माँ है ग्राम देवता। कौन है ये? ग्राम की देवता है। जैसे गांव में हम लोग देवता मानते हैं ना, हमारे देवता ही अलग होते हैं। सभी के घर में कोई ना कोई अलग देवता होते होंगे। ठीक है, जब कोई भी फेस्टिवल आता है तो हम लोग उन्हें पूजते हैं। इसी तरीके से शिव मूर्ति एक निबंध है। जब शिव मूर्ति निबंध पढ़ते हैं उसमें भी हम सब ग्राम देवता के विषय में पढ़ते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर शीतला माँ के विषय में लिखा गया है। अब एक और उपन्यास है जिसमें
ग्राम देवता का उल्लेख हुआ है किस उपन्यास में? नाम बताइएगा। उपन्यास का नाम याद है? नहीं, उपन्यास नहीं है, वो आत्मकथा है। आत्मकथा है मुर्तहिया, ठीक है। आत्मकथा है मुर्तहिया। मुर्तहिया में भी ग्राम देवता और ये शीतला माँ, इन सब का उल्लेख हुआ है, ठीक है। मुर्तहिया में जो आत्मकथा है तुलसी राम के द्वारा लिखा गया है, वहीं पर ये सब चीजें उल्लेखित हुई है। ये सब गांव की चीजें हैं। चलिए, देवरानी जेठानी की कहानी 1877 ईस्वी, हम सब याद कर ली। 1870 ईस्वी। रहस्य कथा परीक्षा गुरु श्यामा स्वप्न, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रज किशोर निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है? ब्रज किशोर, देवरानी जेठानी की कहानी, परीक्षा गुरु, मानस का हंस, धरती धन्ना अपना। सही उत्तर हो जाएगा परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु शुक्ल जी के द्वारा माना गया है कि हिंदी साहित्य का ये पहला उपन्यास है जो सन 1882 ईस्वी में लिखा गया। अंग्रेजी ढंग पर लिखा गया है। कैसे? अंग्रेजी ढंग पर लिखा गया है। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया है और इसकी भूमिका में ही लाला श्रीनिवास दास बता देते हैं कि ये एक अंग्रेजी ढंग के ऊपर लिखा गया है। आपको सिलसिलेवार से घटनाएं देखने को नहीं मिलेंगी, बीच बीच से घटनाएं घटती गई है, लेकिन हाँ, अंतिम में चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। इतना वो कहते हैं भूमिका में। अब ब्रज किशोर लाला मदन मोहन के दोस्त हैं। इनका पेशा क्या है, काम क्या है, ये क्या काम करते हैं? ये पेशे से वकील हैं। ये पेशे से वकील हैं, बिल्कुल, ठीक है। और लाला मदन मोहन जब कर्ज में डूब जाते हैं, उनके ऊपर केस वगैरह कर दिया जाता है, तब फिर यही वकील यानी कि ब्रज किशोर आकर के उनकी मदद करते हैं और यही सच्चे मित्र साबित होते हैं, ठीक है। सच्चे मित्र साबित होते हैं ब्रज किशोर। अब आगे है, देखिए यही प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण हुआ है? सभी लोग भी जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल, परीक्षा गुरु का ये कथन है। परीक्षा गुरु में ही ये वर्णित है, क्योंकि जिस तरीके से लाला मदन मोहन के दोस्त उन्हें लूटते हैं बढ़ा चढ़ा के, उसी तरीके से तो हमारे भारत में भी ब्रिटिश सरकार आ चुकी थी और ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत को लूटे जा रही थी। उसी लूट यथार्थ चित्रण यहाँ पर हुआ है। किस उपन्यास में? परीक्षा गुरु उपन्यास में। चलिए इसमें बताइए। पता नहीं आज बीच में कैसे खांसी हो रही है, इसलिए मैं माइक ऑफ करके पानी पी रही थी। चलिए छठे नंबर में आते हैं। परीक्षा गुरु उपन्यास के विविध प्रकरणों के शीर्षक हैं। ये प्रकरण एकदम मान के चलिए, प्रकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल कितने प्रकरण है इसमें? 41 प्रकरण हैं, ठीक है। 41 प्रकरण हैं और यहाँ पर प्रकरण के कौन से नाम में शामिल है उसे पूछा गया है। सभी लोग जवाब क्या दे रहे हैं? सभी लोग बी जवाब दिए हैं, ठीक है। बी, बिल्कुल बी ही सही है। प्रामाणिकता है, अदालत है और प्रेत भय है, ये तीनों है परीक्षा गुरु उपन्यास के प्रकरण के शीर्षक। चलिए हम इनके 41 प्रकरण के शीर्षक को एक बार देख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि अगले आपके शिफ्ट में इसी प्रकरण से प्रश्न हो, तो इधर उधर ज्यादा बिना भटकाव के आप लोग इस प्रकरण को नोट करके अच्छे से याद रखे रहिए। इस प्रकरण का क्रम पूछ सकता है, प्रकरण में कौन शामिल है कौन नहीं शामिल है ये पूछ सकता है, या फिर जो इसका पहला प्रकरण है सौदागर की दुकान, इसके अंतर्गत जो कथन आए हुए हैं वो कथन से आप प्रश्न बना सकता है, ठीक है। तो इन चीजों को अच्छे से नोट करके याद रखिएगा। तो पहला प्रकरण है सौदागर की दुकान। सौदागर की दुकान, जहां पर जो चीजें उपयोगी नहीं होती है फिर भी खरीदवा दिया जाता है लाला मदन मोहन को। सौदागर की दुकान पहला प्रकरण है। दूसरा, अकाल में अधिक मास।
दूसरा क्या है, अकाल में अधिक मास। तीसरा है संगति का फल। चौथा है मित्र मिलाप, विषयासक्त, भले बुरे की पहचान। तो यहाँ आप क्रम से कैसे याद रखेंगे, क्योंकि रटना तो मुश्किल है। तो पहला, दूसरा और तीसरा, कम से कम 3 याद रख लीजिए। सौदागर की दुकान एकदम शुरू में है, जहाँ से शुरू होता है। उसके बाद अकाल में अधिक मास दूसरे नंबर पे है। तीसरे में संगति का फल, तीसरे में है संगति का फल। तो 3 यहाँ से याद रख लिए। सब में हाँ, सुख दुख, बिगाड़ का मूल विवाद। ठीक है, बाकी आप लोग जो लोग नोट नहीं किए होंगे नोट कर लीजिएगा। और प्रामाणिकता, अभी यही हमारे प्रश्न में था ना, प्रामाणिकता है प्रकरण में, साहसी पुरुष है प्रकरण में, और अदालत है प्रकरण में। ठीक है, अदालत है प्रकरण में। उसके बाद लास्ट में मित्र परीक्षा भी है, और प्रेत भय। 39वां प्रकरण है प्रेत भय। सुधारने की रीति, सुख की परमावधि, सुख की परमावधि। कुल 41 प्रकरण इसमें है। चलिए देखिए अगले ही प्रश्न कैसे घुमा के पूछा गया है, क्रम पूछ दिया गया है आपसे। प्रकरणों के शीर्षक के क्रम को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। आप देखेंगे सुख दुख, सब में हाँ, साहसी पुरुष, बिगाड़ का मूल विवाद, अकाल में अधिक मास। याद कीजिए कि हम सबसे पहला और दूसरा तीसरा में क्या याद किए थे। सबसे पहला तो सौदागर की दुकान है, जो पहला यहाँ पर है नहीं, पर हम दूसरा याद किए थे अकाल में अधिक मास। यानी जो दूसरा नंबर में अकाल में अधिक मास, ये हमारा क्रम में सबसे पहले आएगा। अब ई नंबर देखिए किस ऑप्शन में सबसे पहले है, तो ई ऑप्शन यानी दूसरा हमारा सही हो जाएगा। ई ही सबसे पहले है यहाँ पर। तो अगर हम पूरे प्रकरण को बिना रटे हुए, अगर शुरुआत वाले 1 से 2 से 3 नंबर तक अगर हम याद रखते हैं, तो सही प्रकरण तक चले जाएंगे। और ये कठिन प्रश्नों में से माना गया था, लेकिन फिर भी आप सही कर सकते थे, क्योंकि ये मेरे हिसाब से तो आसान प्रश्न था। क्योंकि अकाल में अधिक मास जो ऑप्शन ई है वो और किसी में नहीं दिया, सिर्फ एक ही में दिया गया है। ठीक है, तो ये फिर आसान प्रश्नों में से ही एक है। अगले बार भी मान के चलिए ऐसे ही प्रश्न आपके आएंगे, और परीक्षा गुरु से एक प्रश्न तो जरूर ही रहेगा। चलिए अब अगला है कि क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि नारी परीक्षा नहीं चाहती, प्रेम चाहती है। परीक्षा गुणों को अवगुण, सुंदर को असुंदर बनाने वाली चीज है, और प्रेम अवगुणों को गुण बनाता है, असुंदर को सुंदर बनाता है। अब प्रेम के संबंध में ऐसे विचार किनके हो सकते हैं। अब कोई ना कोई पढ़े लिखे का ही ये विचार है, तो धनिया और होरी तो पढ़े लिखे हैं नहीं, उनको तो आप ऑप्शन से एकदम दूर ही हटा दीजिए कि ये तो फिर ये सब बातें बोल ही नहीं सकते हैं। झुनिया और गोबर भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि झुनिया और गोबर भी पढ़े लिखे वर्ग के नहीं है, गांव के हैं। अब गोविंदी और खन्ना, और मालती और मेहता, तो यहाँ याद रखिएगा कि गोविंदी और खन्ना, इनके बीच में प्रेम तो बहुत है, लेकिन गोविंदी खन्ना से ये सब बातें नहीं करती है। ठीक है, गोविंदी खन्ना से ये सब बातें नहीं करती है। ये सब बातें मालती मालती मेहता से करती है, क्योंकि गोविंदी और खन्ना खन्ना पति पत्नी है, पति पत्नी है दोनों, तो प्रेम संबंधी इतनी बातें नहीं करते हैं। लेकिन मालती और मेहता दोनों में प्रेम उपज रहा है, दोनों में प्रेम हो रहा है, तो मालती और मेहता ही आपस में ये सब बातें करते हैं। और मालती का मानना है कि प्रेम एक गाय के समान है, और मेहता का मानना है कि प्रेम एक खूंखार शेर के समान है। ठीक है, दोनों ही तुलना करते हैं, उस तुलना को फिर याद रखिएगा। और मालती बिल्कुल डॉक्टर मालती है, ये इंग्लैंड से पढ़ के आई है। ठीक है, इंग्लैंड से पढ़ कर के आई है, अपने परिवार को यही संभालती है, और अंतिम में झुनिया और गोबर को भी यही मालती सहारा देती है। अगला है प्रश्न कि धनी कौन होता है, इसका विचार कोई नहीं करता, इसका कोई विचार नहीं करता। वह जो अपने कौशल से दूसरों को बेवकूफ बना सकता है। अब ये इस बात से भी आपको लगेगा कि कोई पढ़ा लिखा ही कह रहा है या कह रही है, अब कौन हो सकते हैं। तो ये गोविंदी का कथन है, बिल्कुल सभी का सही उत्तर है गोविंदी और मेहता। यानी गोविंदी कह रही है मेहता से। गोविंदी किसे कहती है, मेहता से कहती है। गोविंदी का जो पति है खन्ना, वो मालती की तरफ आकर्षित होता है,
ठीक है। तो गोविंदी को ये बात पता होती है, वो मालती से ईर्ष्या भाव रखती है और गोविंदी फिर मेहता से ये सब बातें करती है। चलिए आगे है, फिर से कथन है, उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाए। गोदान उपन्यास के किन दो पात्रों के बीच में ये संवाद हुआ है? सभी लोग अपने अपने हिसाब से ही उत्तर दीजिएगा। ये ज्यादातर लोगों का उत्तर आ रहा है बिल्कुल मेहता का कथन है जो मालती से कह रहे हैं। मेहता मालती से कह रहे हैं। होता ये है कि मेहता और मालती जब राय साहब के गांव जाते हैं, वहां पर वो लोग शिकार के लिए गए होते हैं। शिकार में जाते हैं तो मेहता और मालती का एक अलग टीम बनता है। ये अलग टीम बना करके अलग चले जाते हैं। वहीं रास्ता भटक जाते हैं तो एक लड़की इनकी मदद करती है। अब मालती को लगता है कि मेहता उस लड़की के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। तो बाद में फिर मेहता समझाते हैं कि मालती ये तुम क्या सोच रही हो? उस युवती के प्रति, यानी कि जो युवती हमारी मदद की है, उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है, वह ऐसी प्रेम और श्रद्धा है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूंगा तो मेरी आंखें फूट जाएंगी। ठीक है। तो ये मेहता का कथन होता है जो मालती को समझाते हुए कहते हैं। मेहता और मालती के बीच में ये कथन होता है। अगला प्रश्न है, मुझे उन लोगों से जरा भी हमदर्दी नहीं है जो बातें तो करते हैं कम्युनिस्टों की सी, मगर जीवन है रईसों का सा, उतना ही विलासमय, उतना ही स्वार्थ से भरा। अब ऐसा जीवन है किसका? ऐसा जीवन है राय साहब का, क्योंकि राय साहब को रंगा सियार कहा गया है। राय साहब अमरपाल सिंह जी कहते कुछ है, करते कुछ है। उनकी कथनी कुछ और है, करनी कुछ और है। ठीक है। हाँ, राय साहब। तो ये कथन गोदान से लिया गया है। सभी का उत्तर सही है, बी नंबर गोदान से लिया गया है। लेकिन कहता कौन है? ये कथन राय साहब के लिए है, पर कहते कौन है? तो मेहता कहते हैं। अगर ये कथन अगली बार आ जाएगा और कहा जाएगा कथन है किसका, तो डॉक्टर मेहता का कथन है। जब राय साहब राय साहब बुलाते हैं अपने गांव में सभी लोगों को शहर से, तो उसी दौरान मेहता भी आते हैं और ये लोग आपस में घर में ही बैठ के बातचीत कर रहे होते हैं। तो जमींदारी प्रथा पर बातचीत निकलती है और मेहता फिर बहुत सारे कथन वहां पर कहते हैं। तो ये मेहता का ही कथन है जो राय साहब से ये कह रहे होते हैं। ठीक है। और राय साहब तो सबके सामने अच्छा दिख रहे थे वो। चलिए अगला कथन है, अभिकथन और कारण है। अभिकथन और कारण है, यानी कि दो कथन आपके पास, बताना है कि दोनों में से कौन सही है कौन गलत है। कथन है कि प्रेमचंद स्त्री स्वतंत्रता के समर्थक थे। मतलब प्रेमचंद चाहते थे कि स्त्रियों को स्वतंत्रता मिले, परंतु वे विवाह को बनाए रखना चाहते थे। विवाह को बनाए रखना चाहते थे। आप लोग सभी लोग ए उत्तर दे रहे हैं। बिल्कुल, ये हमारा कथन सही है। हम लोग शिवरानी देवी के द्वारा लिखा गया है प्रेमचंद घर में। जब प्रेमचंद घर में भी आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें भी पाएंगे कि शिवरानी देवी जी कहती है कि लड़कियों को काम करने के लिए दिया जाना चाहिए। तो शुरुआत में प्रेमचंद विरोध करते हैं, लेकिन फिर कहते हैं कि बिल्कुल उन्हें पुरुषों के बराबरी काम करने के लिए दिया जाना चाहिए, उन्हें भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। लेकिन जब उन्हें स्वतंत्रता मिलती है तो ऐसा ना हो कि वो विदेशी चाल चलन को अपना ले। ठीक है। तो प्रेमचंद स्त्रियों की स्वतंत्रता के समर्थक है, परंतु फिर भी जो भारतीय परंपरा में विवाह को बनाए रखने के लिए चली आ रही है जो परंपरा, उसको ये बनाए रखना चाहते हैं प्रेमचंद। तो इसका उदाहरण हम लोग गोदान उपन्यास में देखते हैं। गोदान उपन्यास में चाहे किसी भी के साथ भी कितनी परेशानी भी क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी कोई भी महिला अपने पति के अलावे कहीं और नहीं गई है। ठीक है। अपने पति के अलावे कोई कहीं और नहीं गई है। तो गोदान उपन्यास में महत्वपूर्ण स्त्री चरित्र सक्षम है, बिल्कुल सक्षम है, शक्तिशाली है और परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए संघर्षरत है। जैसे आप झुनिया को देख लीजिए। झुनिया को जब गोबर छोड़ के भाग जाता है तो झुनिया फिर भी परिस्थितियों का संघर्ष करते हुए रहती है, पर कहीं और नहीं जाती। आप सिलिया को देख लीजिए। माता दिन गर्भवती करके उसे छोड़ देता है, लेकिन फिर भी सिलिया अकेले रहती है, किसी और के पास नहीं जाती है।
इसमें से अनेक का वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण है। कथन भी वही है कि सभी का जीवन तनावपूर्ण है, परंतु वे इसे बनाए रखना चाहती है। बिल्कुल सही। ऐसे प्रश्न आएंगे, ये एकदम समझ पर आधारित है, एकदम समझिएगा अच्छे से, फिर उत्तर दीजिएगा, ठीक है। दोनों कथन यहाँ सही हो जाएगा। चलिए अगला है, अब फिर से कथन पूछते हैं गोदान उपन्यास से कि ये हत्यारे गांव के मुखिया हैं, गरीबों का खून चूसने वाले। गांव की बात हो रही है, ठीक है, गांव की बात हो रही है, और वो भी सीधे गांव वालों को भला बुरा कहा जा रहा है। तो इतनी हिम्मत किसमें है, इतनी हिम्मत है किसमें जो गांव वालों को सुना सके? तो धनिया में है ये हिम्मत, ठीक है। बिल्कुल धनिया में ये हिम्मत है जो पूरे गांव वालों को ये सुनाती है। शोभा और सेलिया तो बिल्कुल भी नहीं सुनाएंगे। अब जो गोबर, गोबर भी है, विरोधी भाव का है, विद्रोही भाव का है, लेकिन फिर भी ये धनिया का कथन है, ठीक है, गोबर का ये कथन नहीं है। धनिया कहती है कि सूद ब्याज डेढ़ी सवाई नजर नजराना घूस घास जैसे भी हो गरीबों को लूटो, उस पर सुराज चाहिए, सुराज यानी उस पर स्वराज्य चाहिए, जेल जाने से सुराज ना मिलेगा, यानी स्वराज्य जेल जाने से नहीं मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से न्याय से, यानी धर्म पे चलोगे, अच्छा अच्छे से न्याय करोगे तभी स्वराज्य मिलेगा। ये धनिया का कथन है। फिर धनिया का एक ये भी कथन है, ये कहती है कि हमें हमारी नाक उतनी प्यारी नहीं है, जिन्हें जिनकी नाक प्यारी होगी वो अपनी नाक को बचा ले, हम अपनी नाक को नहीं बचाएंगे, क्योंकि इन्हें सब ताना दे रहे होते हैं कि झुनिया तुम्हारे घर आ चुकी है, गोबर तुम्हारा बेटा भी भाग चुका है, तो अब तुम झुनिया को अपने घर से निकाल दो। तो धनिया कहती है कि नहीं, हमारी नाक कट गई ऐसा नहीं है, अगर कट गई तो कटने दीजिए, हमें हमारी नाक उतनी प्यारी है ही नहीं, और मेरे बेटे ने इसका बाह पकड़ा है तो निबाह तो करना पड़ेगा। इस तरीके से धनिया कहती है और फिर अपने घर में रख लेती है, और इसी तरीके से सीलिया को भी रखती है। पूरे गांव वाले मिल करके जब सीलिया को बाहर निकाल रहे थे गांव से, तब पूरे गांव में केवल धनिया ही आती है जो सीलिया का सपोर्ट करती है, और सीलिया को फिर अपने घर में ही पनाह देती है, ठीक है। वो कहती है कि एक जान से फिर बड़ा हमारी नाक है ही नहीं। चलिए अगला प्रश्न है, तुम्हें नहीं, तुमने इतने दिन मुझे जिस प्रेम से रखा माँ भी न रखती, भगवान मुझे फिर जन्म दे तो तुम्हारी कोख से दे, यही मेरी अभिलाषा है। गोदान उपन्यास में यह कथन किस पात्र का है? यह कथन है झुनिया का, ठीक है। हो सकता है सेलिया और झुनिया में कंफ्यूजन हो जाए, लेकिन झुनिया का ये कथन है, जब गोबर आता है और गोबर गोबर झुनिया को शहर ले जा रहा होता है लखनऊ, तो उसी समय झुनिया जाते वक्त कहती है, किससे कथन कहती है? तो धनिया से कथन कहती है, याद रखिएगा, धनिया से कथन कहती है। आगे प्रश्न है, गोदान के अनुसार विमेंस लीग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मेहता जी के भाषण में व्यक्त विचारों का प्रतिवाद करने वाले पात्र का नाम क्या है? मेहता के विचारों का प्रतिवाद कौन करती है, विरोध कौन करती है, बार बार उठ के प्रश्न कौन करती है? राय साहब बिल्कुल भी नहीं, मिर्जा साहब, मिसेज खन्ना नहीं, सरोज। कौन? सरोज। सरोज है कौन? मालती की बहन है, बिल्कुल ठीक है, मालती की छोटी बहन है, इसको याद रखिएगा। मालती जो इंग्लैंड से पढ़ करके आई है, डॉक्टर मालती है, इसी की बहन है सरोज। सरोज और वर्दा इनकी दो बहनें हैं, सरोज और वर्दा इनकी दो बहनें हैं, जिसमें से सरोज यहाँ पर विरोध करती है मेहता के भाषण का, मेहता के भाषण का प्रतिवाद करती है। बाकी मालती तो खुश होती है इनकी बातें सुन के, क्योंकि वो प्रेम में थी, इसीलिए इनकी बहन विरोध करती है। अब अगला प्रश्न है कि गोदान के अनुसार बेलारी, ये बेलारी है, बेलारी और सेमरी में केवल 5 मील का अंतर है। बेलारी किसके गांव का नाम है? तो बैल किसके पास होते हैं? होरी के पास, यानी होरी के गांव का नाम है बेलारी, ठीक है। ऐसे याद रखिएगा, बैल किसके पास होते हैं? होरी के पास, यानी कि होरी का गांव बेलारी। और सेमरी, सेमरी में रहते हैं राय साहब, सेमरी में रहते हैं राय साहब, जिसके बीच में, दोनों गांव के बीच में 5 मील का अंतर है, बिल्कुल सही है। एकदम किताब के शुरुआत में ही ये चीज लिखी गई है, उपन्यास पढ़ेंगे शुरुआत में ही दोनों में अंतर बताया गया है। अब अगला है कि वह ज्ञान जो मानवता को पीस डाले ज्ञान नहीं है।
कोल्हू है, यह कथन गोदान उपन्यास के पात्र ओंकारनाथ का है। क्या होगा सही उत्तर बताइए। सभी लोग ए कह रहे हैं। कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। ए नहीं होगा इसका सही उत्तर, सी। ठीक है, सी इसका सही उत्तर होगा। सी में आइए आप सब, सी। क्योंकि ये जो कथन है ये ओंकारनाथ का कथन नहीं है, बल्कि ये कथन है मेहता का। डॉक्टर मेहता का कथन है ये, जो दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर है डॉक्टर मेहता, मालती के प्रेमी है डॉक्टर मेहता। तो ये मेहता का कथन है। कहते किससे है, तो ये गोविंदी से कह रहे होते हैं। ठीक है, गोविंदी से ये बातें कह रहे होते हैं। तो ये भी कथन नोट कर लीजिएगा, हो सकता है अगली बार एग्जाम में पूछ लिया जाए। ये गोविंदी से कथन कह रहे होते हैं। तो हमारा सी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा कि पहला कथन तो सही है, बिल्कुल 5 मील का दूरी है, बिल्कुल सही है, लेकिन कथन 2 असत्य है। हाँ, ओंकारनाथ पत्रकार है, बिजली पत्रिका के वो संपादक होते हैं। अगला प्रश्न है 17 नंबर। शेखर एक जीवनी उपन्यास की विशेषताएं हैं। उपन्यास की विशेषता पूछा है। शेखर एक जीवनी में 1940 ईस्वी में लिखा गया, शेखर की जीवनी है ये। कहा गया है कि हिंदी का यह प्रथम मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। आगे है, इसका कोई भी पात्र असामान्य मानसिकता से ग्रस्त नहीं है। आगे है कि पिता के प्रति शेखर की मानसिकता सौमनस्य पूर्ण है। सौमनस्य पूर्ण यानी प्रेम से भरा हुआ है, तो यही कथन हो जाएगा गलत। ठीक है, प्रेम से भरा हुआ नहीं है, शेखर विद्रोही स्वभाव का है। शुरुआत में छोटे, जब ये बच्चा होता है, छोटा बच्चा, पिताजी से लगाव तो होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये बड़ा होता है, पिताजी से ये विद्रोह करने लगता है, नफरत करने लगता है। तो प्रेम भाव का अत्यधिक संबंध नहीं रहता है। तो सी नंबर हमारा गलत हो जाएगा, एक ऑप्शन कट गया। अब है कि शेखर एक जन्मना विद्रोही पात्र है, जिसके मन के विकास का अध्ययन लेखक का अभिप्रेत है। बिल्कुल डी नंबर बिल्कुल सही होगा, तो जिसमें डी नहीं है उसको काट दीजिए। अब बच गया हमारे पास ए या बी, क्या सही होगा। तो ये हिंदी का प्रथम मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, ऐसा कहीं साक्ष्य नहीं मिलता है, ये कथन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बी और डी हमारा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही होगा। एकदम ये उलझाने वाला प्रश्न है, उलझाने वाला प्रश्न है कि इसमें हमें लगेगा कि हो सकता है बी गलत हो जाए। कोई भी पात्र असामान्य मानसिकता से ग्रस्त नहीं है, बिल्कुल ये सही कथन है, असामान्य मानसिकता से ग्रस्त नहीं है। बी और डी हमारा इसमें सही है। आगे है 18 नंबर। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में बाल वयः संधि और किशोर मन के मनोवैज्ञानिक अंकन का प्रयास किया गया है। ये क्वेश्चन पीवाईक्यू से रिपीटेड है, बार बार पूछा गया है, और एक इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा उपन्यास है जिसमें जिसमें एक शेखर के विद्रोही स्वभाव को दिखाया गया है। तो शेखर एक जीवनी पर जाना है। ठीक है, प्रश्न को थोड़ा सा घुमा फिरा के भी देगा, तो मेन यही रहेगा, बाल वयः संधि रहेगा। जहां भी बाल वयः संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन या फिर किशोर मन का विद्रोही स्वभाव, तो हम लोग शेखर एक जीवनी में फिर जाएंगे। शेखर एक जीवनी 2 भागों में लिखा गया है। अज्ञेय के उपन्यासों के पात्र हैं। अब अज्ञेय जी के उपन्यासों के पात्र कौन कौन से हैं। राधिका, भुवन, सरस्वती, प्रशांत। बताइए कौन कौन पात्र हैं। सबसे पहले बी जवाब आ रहा है, सी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है। ठीक है, पहले तो आप यहाँ देखिएगा, सरस्वती। सरस्वती तो शेखर की बड़ी बहन है। सरस्वती शेखर की बड़ी बहन है, यानी शेखर एक जीवनी के पात्र है। तो शेखर एक जीवनी के पात्र है, तो अज्ञेय जी के उपन्यास के पात्र हो गई। तो 3 हमारा सही होगा। अब जिसमें 3 नहीं है उसको काट दीजिए, हमारे पास 2 ऑप्शन बच गया। ठीक है, अब 2 या 4 हमारा सही होगा। तो भुवन, रेखा भुवन गौरा, त्रिकोणीय प्रेम का चित्रण हुआ है नदी के द्वीप नामक उपन्यास में। अज्ञेय जी के द्वारा 3 उपन्यास लिखे गए हैं। ठीक है, एक शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी। 3 उपन्यास है और तीनों उपन्यास महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है।
बार बार प्रश्न वहां से पूछे जाते हैं। तो रेखा, भुवन, गौरा ये सब नदी के द्वीप के पात्र हैं। और नदी के द्वीप अज्ञे जी का काव्य भी है, यानी कविता का नाम भी है, शीर्षक है, और उपन्यास नाम का भी शीर्षक है। ठीक है, तो नदी के द्वीप अज्ञे जी की कविता भी है और उपन्यास भी है, याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भुवन और सरस्वती हमारे सही उत्तर हो जाएंगे, 2 और 3। यहाँ पर बी होना चाहिए ना ऑप्शन में। ठीक है, ए है यहाँ पर, फिर बी कीजिएगा, ये सी हो जाएगा, फिर डी हो जाएगा। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, चलिए कोई बात नहीं, हमें तो सही उत्तर से मतलब है, बी सी से क्या लेना देना है। अब आगे आइएगा। चलिए, अब शेखर एक जीवनी के खंडों का सही मिलान कीजिए। शेखर एक जीवनी का जो पहला भाग है उसमें 4 उप शीर्षकों को रखा गया है। 4 शीर्षकों में बांट करके पूरे उपन्यास को लिखा गया है। अब प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय और चतुर्थ खंड में कौन कौन से नाम है उनको मिलान करना है। बीज और अंकुर, पुरुष और परिस्थिति, उषा और ईश्वर, प्रकृति और पुरुष। तो बहुत अच्छे से हम लोग याद किए हैं। सबसे पहले सूर्योदय होता है। क्या होता है? सबसे पहले सुबह में सूर्योदय होता है, यानी कि उषा और ईश्वर आते हैं। सबसे पहले शुरू में उषा और ईश्वर आते हैं। उषा और ईश्वर आते हैं तो फिर हम लोग देखते हैं कि सूर्योदय हो चुका तो हम लोग बीज डालते हैं। भूमि में क्या डालते हैं? जमीन में बीज डालते हैं, यानी कि उषा और ईश्वर हमारा सबसे पहले नंबर पर होगा। दूसरे नंबर पर हम लोग बीज डालेंगे अंकुर होगा। बीज और अंकुर के बाद तृतीय अंक में हो जाएगा प्रकृति और पुरुष, यानी कि ये धीरे धीरे पौधा बड़ा होगा, प्रकृति का निर्माण होगा। क्या होगा? प्रकृति का निर्माण होगा। तीसरे नंबर पर प्रकृति का निर्माण, और चौथे नंबर पर पुरुष और परिस्थिति। चौथे नंबर पर पुरुष और परिस्थिति। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सी नंबर सही हो गया। आप सबका सही उत्तर है। यहाँ देख लीजिएगा, शेखर एक जीवनी भाग 1 1940 में लिखा गया। इसमें 4 खंड है और नाम दिया गया उत्थान। नाम क्या दिया गया है? उत्थान। ठीक है, नाम दिया गया है उत्थान। उषा और ईश्वर पहले नंबर पर, दूसरा बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष, पुरुष और परिस्थिति। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न कहीं से भी आ सकते हैं। शेखर जीवनी का दूसरा भाग है संघर्ष। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी इसके भी चारों आप शीर्षकों को याद रखिएगा। और संघर्ष भी 4 खंड में है, इसको भी याद रखेंगे। पुरुष और परिस्थिति, बंधन और जिज्ञासा, शशि और शेखर तथा धागे, रस्सियां, गुंजर है। ये सब ना भी याद रहे तो ये उत्थान और संघर्ष याद रखेंगे। उत्थान और संघर्ष। अगला प्रश्न है, शेखर मनोवैज्ञानिक प्रयोग है। जीवन के अनुभव, आस्थाएं वहां स्थान ही नहीं पाती है। शेखर एक जीवनी के बारे में यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? प्रयोग, ज्यादातर प्रयोग पर ध्यान देते हैं और प्रयोग का पुतला कहने वाले हमारे नंद दुलारे वाजपेयी जी है। नंद दुलारे वाजपेयी जी ही प्रयोगवाद का नामकरण प्रयोगवाद करते हैं। ठीक है, कौन करते हैं? नंद दुलारे वाजपेयी ही प्रयोगवाद नामकरण करते हैं, क्योंकि अज्ञे जी का मानना था कि हम कोई प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, प्रयोग हमारा एक साधन है, साध्य नहीं है। तार सप्तक की भूमिका में अज्ञे जी नोट करते हैं द्वितीय तार सप्तक में, लेकिन नंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं कि प्रयोगवाद बैठे ठाले का धंधा है। ठीक है, प्रयोगवाद बैठे ठाले का धंधा है, नंद दुलारे वाजपेयी कहकर आलोचना करते हैं। तो नंद दुलारे वाजपेयी को भी याद रखिएगा। और नंद दुलारे वाजपेयी किसे पसंद करते हैं? नंद दुलारे वाजपेयी पसंद किसको करते हैं? तो छायावाद को ये बहुत पसंद करते हैं। और छायावाद को अगर आप बुरा कह दीजिएगा तो फिर ये क्या करेंगे? तो फिर ये आपको खरी खोटी सुनाएंगे। कैसे सुनाएंगे? फोन करके तो सुनाएंगे नहीं, अपनी पत्रिका में लिख के सुनाएंगे। इनकी पत्रिका का नाम है भारत पत्रिका। ठीक है, हाँ, भारत पत्रिका इनकी पत्रिका का नाम है। जो भी इंसान छायावाद के खिलाफ कुछ भी कहता था तो नंद दुलारे वाजपेयी एकदम खरी खोटी सुनाते थे उनको भारत पत्रिका में। बोलते थे अच्छा बेटा रुक जाओ, तुमको अभी सुनाते हैं। फिर भारत पत्रिका में आराम से एकदम आलोचना लिख लिख के सुनाते थे इनके। तो याद रखिएगा, ये पसंद करते हैं छायावाद को। और छायावाद के बाद तुरंत ये प्रगतिवाद और फिर प्रयोगवाद आया। तो प्रयोगवाद नंद दुलारे वाजपेयी को बहुत अच्छा नहीं लगा। ये बोले क्या कर रहा है, सब बैठे ठाले का धंधा है, प्रयोग कर रहा है। तार सप्तक को भी ये बहुत अच्छा नहीं बोल रहे थे। ठीक है,
चलिए अब अगला प्रश्न है कि शेखर एक जीवनी भाग 1 में किन पश्चिमी विचारकों के नामों का उल्लेख हुआ है? शेखर एक जीवनी, आप शेखर के व्यक्तित्व को ध्यान दीजिएगा कि शेखर के ऊपर किनका किनका प्रभाव पड़ा है। कार्ल मार्क्स का बिल्कुल पड़ा है, कार्ल मार्क्स का। नीत्शे कहते हैं ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है। तो जो यहाँ पर शेखर है ये भी निरीश्वरवादी है, ईश्वर को नहीं मानता है शेखर भी, नास्तिक है। शेखर क्या है? नास्तिक स्वभाव का है। तो यहाँ पर ए और सी हमारा सही हो गया। अब जिसमें ए और सी साथ में नहीं है उसको काट दीजिए, ठीक है, ए और सी साथ में नहीं उसको काट दीजिए। अब बचा हमारे पास 2 ऑप्शन, इन 2 ऑप्शन में से फिर हमारा त्रास्तकी सही होगा, ठीक है। देकार्त और लोजा लग्जमबर्ग ये सही नहीं है, त्रास्तकी सही है, नीत्शे और कार्ल मार्क्स सही है। ए नंबर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। शेखर की जीवनी पर उनका प्रभाव पड़ा है और गांधी जी का प्रभाव भी पड़ा है, बिल्कुल उन्हें भी याद रखेंगे कि गांधी जी का प्रभाव भी शेखर के ऊपर पड़ा है। अगला है कि पुरुष निसंग है, स्त्री आसक्त, पुरुष निर्द्वंद है, स्त्री द्वंद्वोन्मुखी, पुरुष मुक्त है तो स्त्री बद्ध है। यह कथन किस चरित्र का है? किस चरित्र का है ये कथन? बाणभट्ट की आत्मकथा से पंक्ति ली गई है और यह कथन सभी लोग डी बता रहे हैं, बिल्कुल महामाया भैरवी का कथन है। ये महामाया भैरवी कैसे बनती है? तो महामाया पहले राजकुमारी थी, ठीक है, इनके पिताजी इनका विवाह करवा दिए। अब जैसे विवाह हुआ, विदा किया जा रहा था महामाया को, उसी समय एक अलग राज्य के राजा आते हैं गृहवर्मा, एक राजा आते हैं गृहवर्मा और महामाया को अपहरण करके ले जाते हैं और महामाया को अपनी रानी बना लेते हैं, ठीक है, यानी विवाह हुआ किसी और के साथ लेकिन अपनी रानी कौन बना रहे? गृहवर्मा। अब ये बात महामाया को पसंद नहीं आया और महामाया गृहवर्मा से जुड़ ही नहीं पाती है, जबकि गृहवर्मा परेशान नहीं करते हैं, महामाया को एकदम महारानी के जैसा रखते हैं। लेकिन फिर भी महामाया कहती है कि मेरा विवाह किसी और के साथ हुआ है। तो यहाँ पर महामाया अच्छे से रह ही नहीं पाती और फिर धीरे धीरे रहते रहते गृहवर्मा से वो आज्ञा लेकर के संन्यास ग्रहण कर लेती है और संन्यास ग्रहण करती है, तब से फिर महामाया भैरवी ये बन जाती है, ठीक है। और ये फिर अघोर भैरव के साथ रहना स्टार्ट कर देती है। किसके साथ? अघोर भैरव के साथ रहना स्टार्ट कर देती है। और इसमें जो प्रमुख पात्र है वो है बाणभट्ट। बाणभट्ट यानी कि बाणभट्ट का असली नाम क्या था? बाणभट्ट का असली नाम क्या था? ये बाणभट्ट तो अपने ही नाम देते हैं ये, ठीक है। इसका अर्थ होता है पूछ कटा बैल। इसका असली नाम है दक्ष भट्ट, ये भी याद रखिएगा, दक्ष भट्ट इनका असली नाम है, दक्ष भट्ट। दक्ष भट्ट इनका असली नाम है। चलिए ये हो गया। और खास बात है इसमें भट्टनी, दक्ष भट्ट और भट्टनी इसमें पात्र है और निपुणिका इसमें पात्र है। तो ये जो कथन है ये कथन भट्टनी से ही कह रही थी महामाया। ये कथन महामाया कहती किससे है? तो भट्टनी से कहती है, ठीक है, भट्टनी से कहती है, समझा रही होती है। अब आगे है कि उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा के कथामुख प्रस्तावना वक्तव्य के अनुसार मिस कैथराइन किस राष्ट्र की निवासी थी? मिस कैथराइन ये बहुत बड़ी थी, लेकिन लेखक फिर भी, ये दादी की उम्र की थी लेकिन लेखक इसको दीदी कहकर पुकारते थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसको क्या कहकर पुकारते थे? दीदी कहकर के पुकारते थे। और ये किस देश से? तो ऑस्ट्रिया देश की रहने वाली थी और ये वापस ऑस्ट्रिया देश से चली जाती है। मिस कैथराइन अपने पास एक पालतू बिल्ली पाल के रखती है। क्या पाल के रखती है? बिल्ली पाल के रखती है। और फिर बाद में यही बिल्ली कितने बच्चे दे देते हैं? बेचारी परेशान हो जाती है इनके बच्चों से। हाँ, बिल्ली 5 बच्चे दे देती है और फिर मिस कैथराइन परेशान हो जाती है और यही मिस कैथराइन पांडुलिपि ला करके बाणभट्ट की आत्मकथा की पांडुलिपि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को देती है और हजारी प्रसाद द्विवेदी को कहती है कि तुम शहर जाओ और इसको छपवा दो। अब वो शहर जाते हैं, छपवाते हैं, लेकिन जब तक ले करके आ रहे होते हैं तब तक मिस कैथराइन जा चुकी थी। मिस कैथराइन जा चुकी थी, उस वक्त से हजारी प्रसाद द्विवेदी उसको रखे रहते हैं। फिर एक बार अचानक से मिस कैथराइन दिख जाती है तो फिर पूछते हैं कि दीदी इसका मैं क्या करूं? क्या मैं उसको
जो बाण भट्ट की आत्मकथा जो मैं प्रिंट करवा चुका हूँ, छपवा चुका हूँ, क्या मैं प्रकाशित करवा दूं? मिस्र कैथराइन फिर चिट्ठी लिखती है, कहती है ठीक है तुम प्रकाशित करवा दो, और फिर उसी समय से प्रकाशित ये रचना हो जाती है। लेकिन अपने आप में ये रचना अधूरी है, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। चलिए अगला है प्रश्न, मैला आंचल उपन्यास में आंचलिक कथा भाषा का उपयोग किया गया है? कथन है, ठीक है। क्या आंचलिक भाषा का उपयोग किया गया है? तो बिल्कुल किया गया है। फणीश्वर नाथ रेणु मुख्य रूप से आंचलिक भाषा का ही प्रयोग इसमें कर रहे हैं। कारण है कि आंचलिक उपन्यास अंचल विशेष के परिदृश्य को व्यक्त करने वाली औपन्यासिक विधा नहीं है। औपन्यासिक विधा नहीं है, ऐसे कैसे नहीं है? बहुत गलत बात कह दिया गया है। तो हमारा पहला कथन तो सही है, लेकिन दूसरा असत्य है। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पर ये नहीं डाल दिया इसलिए, अगर इस नहीं को काट देंगे तो फिर ये कथन हमारा सही हो जाएगा। चलिए, तो ये प्रश्न आसान था, सभी का सही हो जाता, एग्जाम में आया था। तो अगला है कि सभी संथालों को दामूल हौज हो गया, मैला आंचल उपन्यास के इस वाक्य में दामूल हौज का क्या अर्थ है? दामूल हौज हो गया यानी आजीवन कारावास हो गया, आजीवन कारावास हो गया। मैला आंचल, जितने भी संथाल होते संथाल मिल करके विद्रोह कर देते हैं, और विद्रोह कर देते हैं, उसके बाद उन सभी को सजा हो जाती है, आजीवन कारावास की सजा हो जाती है। संथालों को जागृत कौन करते हैं वो बताइए तो? संथालों को जागृत कौन करते हैं? जो भी नियम कानून बन रहे थे वो संथालों को बताते कौन थे? डॉक्टर प्रशांत, ठीक है, डॉक्टर प्रशांत इन लोगों को बताते थे। तो ये भी बात याद। डॉक्टर प्रशांत का प्रेम संबंध किससे होता है? डॉक्टर प्रशांत का प्रेम संबंध होता है कमली से। इनका बेटा एक होता है, इनके बेटे का नाम रखने वाली स्त्री कौन होती है? कमली और प्रशांत के बेटे का नाम ममता रखती है। क्या रखती है? ममता है डॉक्टर प्रशांत के शहर की दोस्त, नाम रखती है नीलोत्पल। ठीक है, नाम रखती है नीलोत्पल। चलिए अगला है, मैला आंचल के अनुसार बावन दास के मृत्यु स्थल को ग्रामीणों ने क्या रूप दे दिया? मैला आंचल, आप सभी को पता है कि मैला आंचल मुख्य रूप से, ऐसे तो छोटी छोटी बहुत घटनाएं हुई है, लेकिन मुख्य रूप से 3 घटनाओं पर केंद्रित है। पहली घटना तो इसमें है डॉक्टर प्रशांत का आना और अस्पताल का बनना। ठीक है, पहली घटना है डॉक्टर प्रशांत का आना, अस्पताल का बनना। दूसरी प्रमुख घटना इसमें होती है, और जितने भी गांव में जो कुरीतियां, जो रूढ़िवादी सोच चली आ रही थी, उसको दूर करते हैं डॉक्टर प्रशांत। सभी को दवाइयां लेने के लिए सिखाते हैं, साफ सफाई से रहने के लिए सिखाते हैं। दूसरी बड़ी चीज होती है इसमें मठ के जो महंत चुने जाते हैं उसमें, ठीक है, मठ के महंत की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद मठ के महंत को चुनने में जो प्रक्रिया होती है वो एक महत्वपूर्ण घटना है। और तीसरी महत्वपूर्ण घटना है संथालों का विद्रोह। ठीक है, संथालों का विद्रोह। और मैला आंचल में आजादी के पहले की स्थिति को दिखाया गया है और आजादी के बाद की स्थिति को दिखाया गया है। और जिस तरीके से 1948 ईस्वी में गांधी जी की मृत्यु हो जाती है आजादी के बाद, उसी तरीके से गांधी जी का प्रतीक है इसमें बावन दास। बावन दास एक बौना युवक है, ठीक है, इसलिए इसका नाम ही बावन पड़ा हुआ है। तो बावन दास एकदम गांधी जी का ही समझिए इसमें प्रतीक है। ये बिना किसी को बताए जान जाते हैं कि वहां पर ब्लैक तरीके से, यानी गलत तरीके से पाकिस्तान में माल भेजा जा रहा है, चीनी वगैरह। तो ये जा करके रोकते हैं वहां पर, और रोकते हैं तो फिर इनकी मृत्यु हो जाती है। बैलगाड़ियां चढ़ा दी जाती है इनके ऊपर, और फिर इनके लाश को पाकिस्तान की ओर फेंक दिया जाता है। ठीक है, और इनके मृत्यु स्थल को सभी ग्रामीण चेथरिया पीर का रूप दे देते हैं। क्या रूप देते हैं? चेथरिया पीर का नाम दे देते हैं। इनका एक थैला होता है, वो पेड़ की टहनी पर लटका दिया जाता है। हाँ, चीनी और सीमेंट गलत तरीके से, अवैध तरीके से भेजा जा रहा होता है पाकिस्तान की तरफ, तब ये जाकर के विरोध करते हैं। इसमें 256 पात्र है, बिल्कुल ये भी याद रखिएगा। मैला आंचल में पात्रों की अधिकता है और कुल 256 पात्र है।
और कितने परिच्छेद है? तो 67 परिच्छेद है। कुल 67 परिच्छेद है। 2 खंडों में ये बटा हुआ है। पहले खंड में 44 परिच्छेद है और दूसरे खंड में 23 परिच्छेद है। और मैला आंचल जो नाम पड़ा है, ये किसके कविता को आधार बनाकर नाम पड़ा है? किसके कविता को आधार बनाकर? पंत जी की एक कविता है भारत माता। ठीक है, पंत जी की कविता है भारत माता, उसी में उल्लेख हुआ है मैला आंचल। ठीक है, उसी में शब्द उल्लेख हुआ है मैला आंचल। वहीं से फणीश्वर नाथ रेणु इस नाम को ग्रहण करते हैं। और मैला आंचल की भूमिका में फणीश्वर नाथ रेणु लिखते हैं कि इस उपन्यास में सूल भी, ये फूल भी है, सूल भी है, ये कीचड़ भी है, सुंदरता भी है, मैं किसी से दामन बचाकर नहीं निकल पाया। ठीक है, उसको भी याद रखे रहिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से मैला आंचल उपन्यास के पात्र हैं। कमला है, शाहनवाज, सहदेव मिश्र, बलभद्र नारायण। बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। सभी लोग बी कह रहे हैं। यहाँ शाहनवाज को बस आप लोग अलग कर दीजिए, क्योंकि शाहनवाज बहुत ही प्रसिद्ध पात्र है तमस उपन्यास का। शाहनवाज तमस उपन्यास का बहुत ही प्रसिद्ध पात्र है। तो अगर आप बी को यानी दूसरे नंबर को अलग करते हैं, दूसरे नंबर को काट देते हैं, तो बचता क्या हमारे पास? केवल एक ही ऑप्शन बच रहा है, बी, जो हमारा सही उत्तर है। यानी कि कमला इसमें है पात्र, और सहदेव मिश्र, विश्वनाथ की बेटी होती है कमला, डॉक्टर प्रशांत की पत्नी बनती है कमला, और सहदेव मिश्र भी इसमें पात्र है। तो 1 और 3 हमारा सही हो जाएगा। अगला लास्ट प्रश्न है कि मैला आंचल उपन्यास के पात्र नहीं है। फिर से पात्रों से पूछा है, कौन नहीं है? प्रशांत और कालीचरण, कमली और सुमिरित दास, श्रीधर और सरस्वती, हरगौरी सिंह और मंगला देवी। बी नंबर, बी नंबर यहाँ पर है ना। चलिए, इसको बी बनाते हैं, इसको सी बनाते हैं। आप बताइए अब क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा सी नंबर। हाँ, श्रीधर और सरस्वती, ये जो सरस्वती है और श्रीधर है, ये मैलांचल के पात्र है ही नहीं। कमली बिल्कुल है, डॉक्टर प्रशांत है, कालीचरण है, और कालीचरण का प्रेम संबंध होता है मंगला देवी से। ठीक है, कालीचरण का प्रेम संबंध होता है मंगला देवी से। मंगला देवी एक शिक्षक होती है जो गांव में पढ़ाती है बच्चों को। इसकी बहुत तबीयत खराब हो जाती है, तो डॉक्टर प्रशांत कहते हैं कि इसे कहीं सुरक्षित जगह में रखना पड़ेगा। तो कालीचरण अपने ही ऑफिस कह लीजिए, दफ्तर कह लीजिए, वहीं पर मंगला देवी को रखते हैं, इसकी देखभाल करते हैं। और कालीचरण को फिर प्रेम हो जाता है मंगला देवी से, और कालीचरण मंगला देवी के लिए बिस्किट भी लाते हैं। ठीक है, बिस्किट भी लाते हैं इनकी करने के लिए। मतलब लगाव हो जाता है, प्रेम हो जाता है एक तरीके से। चलिए, तो आज यहीं तक रखते हैं फिर हम लोग, बाकी फिर बचा है तो उसको फिर हम लोग आगे करेंगे। हाँ, शेखर एक जीवनी के पात्र है सरस्वती और श्रीधर, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। पीवाईक्यू को एकदम ऐसे ही अच्छे से पढ़ते जाएंगे हम सब, और फिर प्रश्न कैसे घुमा फिरा के आ रहे हैं आप सब देख ही रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत चीजें अच्छे से तैयारी फिर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।